तो जब एक समय का आदिकाल चल रहा था, यानी जब बहुत पुरानी बात है ये, लगभग सन 2000 के आसपास की या 2005 के आसपास की, तो चीजें कैसे बना करती थी। तो उसमें क्या होता था, एक HTML सिंपल सा पेज होता था, CSS भी उतनी स्मार्ट नहीं हुआ करती थी, और बहुत बेसिक सा मतलब कि UI आप लोग को दिखा करता था। तो उसमें उस समय मेनली तीन पार्ट हुआ करते थे। आपका HTML होता था, HTML, और इसी को थोड़ा कंबाइन करके CSS होता था, और अपनी जावा स्क्रिप्ट होती थी। ठीक है। इस साइट को बंडल करके जो हमारा एक कंपोनेंट बनता है, उसको हम लोग HTML डॉक्यूमेंट या HTML भेजते हैं, और वो अपने ब्राउजर में जाके किसी क्रोम वगैरह में जाके खुल जाता था। ठीक है। अब धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस हुई। प्रोग्रेस होके क्या हुआ, इन्होंने क्या करना है ना, इसको एज ए बंडल करने लगे किसी बैकएंड एप्लीकेशन के साथ, विच इज काइंड ऑफ लेट्स से HTML, और JSP के साथ मर्ज करने लगे या ASP के साथ मर्ज करने लगे, एंड देन अगेन विद द बैकएंड टेक्नोलॉजी लाइक जावा और PHP एज वेल, दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके एक हम एप्लीकेशन कंटेनर में, ऐप कंटेनर में इसको डिप्लॉय करके फिर हम लोग इसको एक्सपोज करने लगे एंड क्लाइंट के लिए, और फिर अगेन ये हम लोग सर्व करने लगे। तो ये थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुए। अभी तक इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज क्या था कि ये बहुत ही टाइट कपलिंग थी। फॉर एग्जांपल, आपका जो ये बैकएंड API है, मान लो जावा API, जो आप लोग जो इसको J2EE एप्लीकेशन एक टाइम पे कहा करते थे, वेब API में सर्वलेट कंटेनर बनते थे, JSP बनती थी, तो ये दोनों बहुत ही टाइट बंडल में था। तो यानी आपको एक साथ एज ए वॉर इसको डिप्लॉय करना पड़ता था अपने सर्वर पे। ठीक है। तो ये चैलेंज हुआ करता था। तो अभी थोड़ी सी प्रोग्रेस और हुई। उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना है। उन्होंने कहा एक काम करते हो, दोनों को डीकपल कर देते हैं। डीकपल कैसे करना हुआ, इन्होंने कहा कि हम जितना भी अपना फ्रंट एंड वाला सेक्शन है वो सेपरेटली डेवलप करते हैं, और बैक एंड वाला जो कंटेंट है वो सेपरेटली डेवलप करते हैं, और इसको हम कनेक्ट करेंगे थ्रू HTTP कॉल्स। इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसकी ये है, फॉर एग्जाम्पल टुमारो कल को UI इंटायरली चेंज करना है, ठीक है, तो इसको ये API कैन बी कंज्यूम्ड बाय अदर डिवाइसेस एज वेल। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग, सपोज दैट किसी का मॉनिटर बड़ा बड़ा है, कोई मोबाइल पे एक्सेस कर रहा है, तो यानी APIs कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम योर क्लाइंट। एंड दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये जितना भी पोर्शन रेंडर हो रहा है, ये मोस्टली आपके ब्राउजर में रेंडर होता है। जो यानी ब्राउजर समझते हो ना, जहाँ पे तुम लोग फेसबुक चलाते हो या कोई भी वेबसाइट खोलते हो, वो सब जहां पे भी चलती है, वो सब तुम्हारा ब्राउजर का पार्ट आता है। तो यानी जो तुम्हारे जावा स्क्रिप्ट या HTML या CSS का कुछ भी चीजें रन होती हैं, वो तुम्हारे उसी उसी डब्बे के अंदर होती हैं। वहीं पे वो वर्चुअल डॉम होता है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम बात करो, अगर तुम्हारे ब्राउजर में कुछ भी चल रहा है, जो कंट्रोल यू करोगे, तो इसमें तुम्हें इसी तरीके का HTML जैसा या जावा स्क्रिप्ट या मैक्सिमम CSS जैसा ही कोड मिलेगा। यही तीन चीजें मिलेंगी, इसके अतिरिक्त कुछ भी मिलेगा नहीं। तो मैं बैकएंड की कोई भी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जावा, या कोई भी ऐसी PHP वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। ब्राउजर में तुम्हें सिर्फ वही चीज मिलेगी जो कि भाई मतलब कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दीज आर द थ्री। और हम लोग रिएक्ट जेएस को पढ़ने के लिए हम लोग जावा टी पॉइंट की वेबसाइट को फॉलो करेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई इसने, इसके वैसे नोट्स काफी अच्छे होते हैं जावा टी पॉइंट के, क्रिस्प और क्लियर, बहुत छोटी सी लैंग्वेज में आसान रहते हैं। तो मैं इसी को ही प्रेफर करूंगा रिएक्ट जेएस को कवर करने के लिए। ठीक है। तो पढ़ते हैं। Learn React.js tutorial. React.js tutorial provides a basic and advanced concept of React.js. ठीक है। Currently, React.js is one of the most JavaScript front-end library which has a strong foundation and a large community. एक बात मैं बताना थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे, वो मैं इसको अभी और कवर कर लेता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें भी नॉर्मल जावा जेएस में या इसमें पॉसिबल नहीं था। स्टिल वी कैन डू इट थ्रू द AJAX कॉल। ओके। AJAX मींस ये सिंपल अलग से विदाउट विदाउट पेज रीलोड किए हुए अपनी बैकएंड से API को कॉल करना एंड उसको वापस से जाके इसको अपडेट करना, दैट इज कॉल्ड एक सिंक्रोनस कॉल। ओके। जैसे स्प्रिंग आया बैकएंड के लिए, स्ट्रट्स आया
फ्रेमवर्क आए। फ्रेमवर्क क्या होता है? नियम कानून समाज में चलने के लिए, कि कोई इसको वायलेट नहीं करेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो यानी ये सारे कोड जो भी हम लोग लिख रहे हैं, ये प्लेन जावा या जावा स्क्रिप्ट में भी लिखे जा सकते थे, लेकिन समय की मांग के तहत उन्होंने कहा कि तुम लोग बच्चों नियम कानून का परवाह मत करो, हम तुम्हें एक फ्रेमवर्क, यानी इसको बोलते हैं गाइडलाइंस में डेवलपमेंट करो, और तुम सिक्योरिटी कंसर्न और जो मतलब इधर उधर की चीजें होती हैं उस पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के काम के फोकस करो। इसलिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया, हाइबरनेट फ्रेमवर्क आया, या स्ट्रट्स फ्रेमवर्क आए। इन्होंने चीजों को बेहतर करने के लिए एक सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिया एंड सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया कि अपनी कोडिंग को तुम इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करो। इन द सिमिलर फैशन जेएस वर्ड में, यानी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में, एंगुलर आया। पहले एंगुलर जेएस आया था, फिर एंगुलर आया था, एंड दीज आर टोटली डिफरेंट। एंगुलर जेएस एंड एंगुलर में जमीन और आसमान का फर्क है। तो कभी भी कोई सवाल पूछे कि एंगुलर एंड जेएस इज द सेम थिंग, नो, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग ऑफ द डेवलपमेंट which is might be inspired by the React and React.js। ये फेसबुक के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है इसको गूगल ने बनाया, गूगल ने इसको बनाया। तो पहले ये HTML वगैरह के एट्रीब्यूट्स को एक्सटेंड करता था, और उसका डेवलपमेंट पैटर्न लुक लाइक HTML था, बट उन्होंने सोचा ये कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एक्सटेंडेबल नहीं है, तो उन्होंने रिकन्फिगर कर दिया एंगुलर में, ठीक है। इसी तरीके से रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी इन द सेंस ये एक सपोर्ट सिस्टम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, but it needs another applications or another supporting libraries as well। फॉर एग्जाम्पल Axios लगती है, ठीक है, और HTTP क्लाइंट लग सकता है, रिडक्स लग सकती है तुम्हारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, इसमें सब कुछ पहले से ही अवेलेबल है। हाँ, बस इसका ड्रॉबैक क्या है कि बहुत हैवी हो जाती है, वाइल बिकॉज इसमें पहले से सब कुछ है, और इसमें टू वे बाइंडिंग सपोर्ट करता है। रिएक्ट में वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है। तो वो सब चीजें हम लोग डिटेल में धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे, बट लेकिन अभी हम लोग वन बाय वन इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग ने पढ़ा, करेंटली रिएक्ट जेएस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड library which has a strong foundation and a large community। React.js is a declarative, efficient, and a flexible JavaScript library for building a reusable UI component। It is an open source component based on front-end library which is responsible only for viewing the view layer of the application। It was initially developed and maintained by the Facebook। Later, it is used in product like WhatsApp and Instagram। तो ये WhatsApp और Instagram में यूज होता है। इसका मुख्यतः उद्देश्य जो है वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलप करना है, इसके अतिरिक्त कोई खास उद्देश्य नहीं है, मेनली ये व्यू के लिए बनाया गया है, ठीक है। Our React.js tutorial includes all the topic which help to learn React.js। These are the React.js introduction, React.js feature, React.js installation, pros cons, React.js JSX क्या होता है, React.js कंपोनेंट क्या होते हैं, React.js स्टेट क्या होती है, प्रॉप्स क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं, React.js इवेंट क्या होती हैं, React.js एनिमेशन एंड मेनी मोर। ये सब टॉपिक अभी हम लोग इस सेक्शन में धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। why we use React.js, हम React.js को क्यों यूज करें, तो उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द React.js टू डेवलप यूजर इंटरफेस, इट इम्प्रूव द इन स्पीड ऑफ द एप्स। ये बहुत फास्ट है, और ये फास्ट क्यों है, वर्चुअल डॉम के कारण फास्ट है, वो हम लोग हो सकता है बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। इट यूजेस द virtual DOM which improves the performance of the app। The JavaScript virtual DOM is faster than the regular DOM। JavaScript का जो DOM होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं, which can use React.js on the client and server side, ठीक है, as well as with the other framework। और ये क्लाइंट और सर्वर के साथ और अदर फ्रेमवर्क के साथ भी काम करता है। इट यूजेस द कंपोनेंट एंड डेटा पैटर्न दैट इंप्रूव रीडेबिलिटी। ये कंपोनेंट और डेटा पैटर्न को इंप्रूव करता है। यहाँ पे अभी ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन लायक है नहीं, तो अभी अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
अब एक इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बहुत तेजी में, और उसमें कुछ खास बातें होंगी तो हम रिवाइज करेंगे। React.js is a declarative, efficient, flexible JavaScript library for building the reusable component. It is an open source component front-end library responsible only for the view layer in the application. It is created by John, अगर नाम लिखना हो तो लिख सकते हो, जॉर्डन वॉल्के ने इसको क्रिएट किया था। Who was the software engineer? हमारी तरीके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फेसबुक में, ठीक है। It was initially developed and maintained by Facebook. ये इनिशियली फेसबुक के द्वारा बनाई गई थी और मेंटेन की जाती थी, और उसने बाद में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बनाया। Facebook was developed React.js in 2011 as a news feed section. 2011 में डेवलप करी गई थी और एज ए न्यू फीड सेक्शन के, बट इट वाज रिलीज्ड टू द पब्लिक इन द मंथ ऑफ मे 2013। ये पब्लिक के लिए 2013 में रिलीज करी थी। टुडे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट आर बिल्ट इन यूजिंग MVC, यानी मॉडल, ज्यादातर वेबसाइट जो भी हुए हैं आज की डेट में वो मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो करती हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं। इन MVC आर्किटेक्चर, React.js is a view part which stands for view, whereas the architecture is provided by the Redux or Flux। तो Redux Flux के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसमें ये अभी स्टैंडर्ड मतलब एडवांस टॉपिक है, बट शायद अभी जितना भी समझ में आ रहा होगा उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। ए React.js एप्लीकेशन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट। एक React.js कोई भी एप्लीकेशन होती है या एंगुलर की भी हो, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ईच कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुटिंग ए स्मॉल एंड रीयूजेबल पीस ऑफ HTML कोड। हर एक कंपोनेंट जैसे जो भी इसमें होगा, छोटे से छोटा HTML टैग या कोई भी व्यू प्रोवाइड या जनरेट करने में सक्षम होगा। द कंपोनेंट आर द हार्ट ऑफ द React.js एप्लीकेशन। जो कंपोनेंट आर्किटेक्चर है वो एक React.js एप्लीकेशन का हार्ट है। दिस कंपोनेंट कैन बी नेस्टेड with the other component to allow the complex application to build a simple building block। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया ऐसा नहीं है एक कंपोनेंट के अंदर कई कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके अंदर कई कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके अंदर कई कंपोनेंट हो सकते हैं, तो यानी नेस्टिंग अलाउड है। React.js uses virtual DOM based mechanism to fill the data in HTML DOM। The virtual DOM works fast as it only changes the virtual DOM element inside the reloading the component। Okay, to create a React app, we write a React component that correspond to various elements. We organize these component inside the higher level component which defines the application architecture। ये अभी एप्लीकेशन जब हम लोग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि उसमें ऑर्गेनाइज रहते हैं, कई सारी फाइलें रहती हैं। हम लोग रेडी टू एप्लीकेशन जिन लोगों ने बनाई उन लोगों को भी पता होगा क्रिएट रिएक्ट ऐप है, वो उस टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी टेक ए फॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी एलिमेंट लाइक इनपुट फील्ड्स, लेबल्स एंड बटन्स। वी कैन राइट ईच एलिमेंट of the form as a React component। हम कोई भी ऐसे एलिमेंट एज ए फॉर्म हर एक एलिमेंट को अलग अलग से फॉर्म कंपोनेंट लिख सकते हैं। देन वी कैन कंबाइन इनटू ए हायर लेवल कंपोनेंट। फिर उस सब चीजों को हम लोग जोड़ के एक बड़ा कंपोनेंट का निर्माण कर सकते हैं। The form component itself, the form component would specify the structure of the form along with the element inside। और form component भी किसी का कंपोनेंट हो सकता है, उस तरीके की बातें करी जाती है। अब देखो ये बताने की कोशिश कर रहा है क्यों हम लोग पढ़े। Today many JavaScript frameworks are available in the market like Angular, Node, but still React came into the market and gained the popularity among them। The previous framework follow the traditional data flow structure which uses DOM, or you can say document object model। DOM is an object which is created by the browser। Okay, each time a web browser is loaded, it's dynamically add or remove the data at the backend backend, and why the modification were done each time in a new DOM is created for the same page। The repeated creation of the DOM makes unnecessary memory wastage and reduce the performance of the application। Okay, therefore a new technology React
came React invented, which removes the drawback, and React allows you to divide the entire application into the various component. Okay, इसको हम अभी explain कर रहे हैं वहां पे बोर्ड पे चल के, इसको ध्यान मत दो. React is still use the same traditional data flow, okay, but it's not directly operating on the browser or DOM immediately. Instead, it's operate on a virtual DOM. It means that rather than manipulating the DOM in the browser after the change over data, it resolve the change on the DOM built-in and run entirely in the memory. After the virtual DOM has been updated, React determine what changes made to actual browser DOM. The React virtual DOM exists entirely in the memory, and it is a representational of the web browser DOM. Due to this, when we write a React component, we did not write directly on the DOM. Instead of we are writing virtual component, that's a React component will turn into the DOM. तो इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, तुमको बोर्ड में ले चलते हैं, और कोई अगर अच्छा सा मिल जाए हमको, कोई गूगल अरे सॉरी, don't open Google. Okay, and okay. Virtual DOM and React.js. इमेज उठा ले कोई. तो मुझे से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं और समझाने में थोड़ी आसानी होगी. क्यों रिएक्ट जैसी, आखिर क्यों भाई? मतलब अगर तुम एंगुलर, ऐसे देखो, सच बात यह है कि सभी मार्केट शेयर अच्छा है सभी में, और एंगुलर काफी इजी पड़ती है एज कंपेयर टू दैट वन. तो पहले थोड़ी सी अपनी कहानी बता देते हैं, फिर उसके बाद देखो तो बाकी सबका क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर है यार, अरे अच्छा होता कैसा है तुम्हारा वेब ब्राउजर में, पेंटिंग कैसे होती है? अगर मान लो तुम्हारे में एक फूल पत्ती यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे घर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा लिखा दिख रहा है, तो ये कैसे दिखता है? तो ये ब्राउजर फॉर एग्जांपल ये क्रोम चला रहे हो, ठीक है, क्रोम चला रहे हो, तो इसके अंदर कोड भेजा जाता है. कोड में क्या होता है, ये एक बेसिकली डॉम का निर्माण करता है. डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसमें देखा होगा कोडिंग हमेशा एंकल ब्रैकेट्स के रूप में होती है, यानी इसमें हमेशा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है. रूट एलिमेंट HTML होता है, देखना जाके कभी HTML होता है, ठीक है. इसी का एक क्लोजिंग ब्रेसेस होता है HTML. तो यानी ये यहाँ पे खुला, यहाँ बंद किया, फिर बाकी सब डब्बे इसी के अंदर 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 रहेंगे. तो होता क्या है कि ये तुम्हारा इंजन इसको यहाँ पे रीड किया, इसने समझा किस चीज का क्या मतलब है, और उसके बाद अकॉर्डिंग उसको जाके एक्ट कर दिया. ठीक है, अब ये होता है एक्चुअल. अब दिक्कत क्या थी एंगुलर वगैरह के साथ, कि जो भी उन्होंने चेंजेस करते थे, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ टाइप किया या कोई इंफॉर्मेशन बैकएंड से उठ के आनी है और यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहनी है या कुछ भी करना है, तो वो क्या करते थे, ये एक्चुअल डॉम, यानी जो एक्चुअली में जो ओरिजिनल जो डॉम है उसी में जाके ये सीधे चेंजेस करते हैं. एंगुलर या व्यू या जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो वहीं पे जाके चेंज करते हैं. लेकिन रिएक्ट ने क्या किया, रिएक्ट ने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया. उसने क्या किया कि एक काम करता हूं मैं, ये तो ओरिजिनल है, ठीक है, इसकी हम एक और रेप्लिका बना लेते हैं. कहाँ पे? लोकल बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल इसने कहा कि हम अपने मेमोरी में एक रेप्लिका बना दें, और हमेशा कैश मेमोरी फास्टर होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल मेमोरी. धीरे धीरे तुम लोग का जब लोग का ज्ञान बढ़ेगा तो वो लोग को भी जानोगे. ठीक है, तो उसने कहा कि सपोज दैट कोई यूजर आया, उसने क्या किया, ये पोर्शन चेंज कर दिया. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि भाई पहले वाले ने कहा अरे ये चेंज हो गया, पूरा का पूरा उठाओ, पूरा का पूरा इधर ले जाओ और फिर अपडेट करो, ये बेचारा पढ़ेगा और फिर इसको जाके अपडेट करेगा. लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी क्या करते हैं हम एक रिकंसाइलर मैकेनिज्म लगाएंगे
रिकंसाइलर मैकेनिज्म लगाएंगे। वो क्या करेगा, ये इस डॉम और इस डॉम में डिफरेंस फाइंड आउट करेगा कि भाई केवल हमारा जो पोर्शन चेंज हुआ है वो सिर्फ इतना ही पोर्शन तो चेंज हुआ है ना, पूरा नहीं ना हुआ है। ठीक है, तो जब इतना पोर्शन चेंज हुआ है तो उसने कहा कि फिर हम केवल केवल इस पार्ट को, केवल और केवल इसी पार्ट को हम अपडेट के लिए भेजेंगे, बाकी किसी को भी अपडेट के लिए नहीं भेजेंगे। तो ये जिस माध्यम से होता है इसको बोलते हैं रिकंसाइलर। रिकंसाइलर, ये मैकेनिज्म कहलाती है रिकंसाइलर, और रिकंसाइलर करके ये अपडेट करता है, फिर जाके वो पेंटिंग होती है। ठीक है, तो ये इंटरनली होता है। अब देखते हैं भाई, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने चित्र तो उचकाया है कहीं से। ये बड़ा कैसे होगा यार, फिर तो उठाना पड़ेगा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो इसमें भी देखो यही बताया है कि भाई इस ये रिएक्ट तुम्हारी चल रही है। ठीक है, ये तुम्हारी रिएक्ट चल रहा है यहाँ पे बैकएंड पे, मान लो रिएक्ट चल रहा है, और इसने क्या किया, इसने एक वर्चुअल डॉम की कॉपी बना ली है। ये तुम्हारा रियल डॉम है। तो इससे जब भी कुछ यहाँ पे पैच भेजता है, देखो ये पैच लिखा है, पैच वर्ड का ही मतलब कभी पूरा नहीं होता। पैच, तुम्हारी पैंट फटी है कभी जिंदगी में, तो वो पीछे पैच लगाते हैं जो दूसरी धागा करके ना, तो उसी को बोलते हैं पैच। यानी ये इंटायरली कभी नहीं भेजता, और इसी वजह से इसको ये फास्ट है और तेज है। चलो ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ओके ओके, ये सारे रिएक्ट वर्जन हैं जो कभी आए हुए थे। ए कंप्लीट रिलीज हिस्ट्री ऑफ द रिएक्ट, यू में आल्सो फुल डॉक्यूमेंटेशन, और इसको हम नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ाएंगे। इस समय जो रिएक्ट चल रहा है वो इससे भी आगे 17 चल रहा है, 17 आया है। मैंने उसको काम भी दिया हुआ है कि रिएक्ट 17 के फीचर समझे कि क्या है भाई। ओके, तो नोड जेएस सबने इंस्टॉल कर लिया है, कंफर्म करो तो, मनप्रीत तुम्हारे में नोड जेएस वगैरह इंस्टॉल है? यस मनप्रीत? सर। ओके यस सर। ओके, तो नोड जेएस वगैरह इंस्टॉल अगर करी होगी तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास एनपीएम इंस्टॉल हो जाता है। यानी नोड जेएस एनपीएम के साथ आता है। एनपीएम क्या है, पहले मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वर्ड्स क्लियर करता चलता हूँ, क्योंकि तुम लोग के लिए शायद पूरा वर्ड ही सब कुछ नया होगा। ठीक है, अभी कुछ साल पहले तक सिर्फ जावा स्क्रिप्ट बताया भी जाता मैंने, केवल ब्राउजर्स में चलती थी। ठीक है, ये ब्राउजर्स में चलती थी, ऐसे लोकल चलती भी नहीं थी। तो थोड़े से इम्प्रूवमेंट के साथ नोड आया। नोड ने क्या किया, इसने क्रोम का V8 इंजन लिया और इसको एक कंपाइलर लिखा, जो जिसके माध्यम से अब हम लोग लोकल कंप्यूटर में भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि अब मैं इसकी बात करते हैं। एनपीएम क्या होता है, एनपीएम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जावा के वर्ड में मेवन होता है, या पहले एक टाइम पे आंट हुआ करता था। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि भाई जैसे जावा को दूसरी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, वैसे ही तुम्हारे रिएक्ट फ्रेमवर्क या जावा स्क्रिप्ट को भी दूसरी दूसरी दुनिया की लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन वन, तुम्हारा प्रोग्राम सिर्फ इतने 2-4 लाइन के कोड से थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, तो उनको ज्यादा कोड की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि एक काम करो, पूरा कोड तुम मत लिखो, हमको बता दो तुम्हें क्या क्या जरूरत है। ठीक है, तो अगर तुम इनकी एक फाइल होती है जिसका नाम होता है पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन। अगर उस फाइल में तुमने अपनी डिपेंडेंसी मेंशन कर दी है और एनपीएम एनपीएम इंस्टॉल लिख दिया है, इंस्टॉल, तो ये क्या करेगा, ये नो एनपीएम की रिपोजिटरी में जाएगा और फाइंड आउट करेगा कि भैया इस नाम से कौन कौन पैकेज हैं, उनको वहां से पुल करेगा, अपनी लोकल नोड मॉड्यूल्स नामक फोल्डर के अंदर, उसके अंदर धर देगा और आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग शायद फर्स्ट एप्लीकेशन चलाने की कोशिश करेंगे जल्दी से कि हमारी चल जाए एप्लीकेशन। ओके, तो देखो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, पहला रिएक्ट रिएक्ट डॉम होना चाहिए, वेब पैक होना चाहिए, वेज टू इंस्टॉल रिएक्ट जेएस। देयर आर द टू वेज टू सेट अप द एनवायरनमेंट रिएक्ट एप्लीकेशन as given below using the npm command। ठीक है, हम लोग create react app कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो सबने करी होगी, ये कुछ नहीं है, ये भी एक npm के अंदर मॉड्यूल है। क्रिएट रिएक्ट ऐप खुद एक मॉड्यूल है जिसको हमने उठा के रखा है अपने लोकल कंप्यूटर पे, और फिर उसकी मदद से हम इंस्टॉल कर रहे हैं।
ठीक है। और एक और डिफरेंस, एक एनपीएक्स का नाम भी सुना होगा। एनपीएम और एनपीएक्स में फर्क ये है कि एनपीएम में तुम्हारे वो लोकली इंस्टॉल हो जाता है। अगर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसको तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इंस्टॉल करना है, मतलब बार बार चाहते हो कि नहीं इंस्टॉल हो, फॉर एग्जांपल वन टाइमर यूजर हो, तो उनको उनके लिए हमें एनपीएक्स यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम टेस्ट करना चाहते हो, तो तुम नहीं चाहोगे ना डाउनलोड हो जाए मेरे में, खाली हम टेस्ट करना चाहते हैं ये मॉड्यूल मेरे में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, या इस तरीके की जितनी भी सिचुएशंस हैं, उस तरह की सिचुएशन में आप लोग केवल और केवल एनपीएक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नोड जेएस एंड एनपीएम्स आर द platform need to develop the React.js application. You can install Node.js and npm package manager by the given link below. ठीक है। ये तुम वो सब छोड़ो, ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। क्रिएट रूट फोल्डर ये भी सब छोड़ो, छोड़ 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 छोड़ो, इस सब चीज का कोई अर्थ नहीं है। ये हम लोग इस तरीके से नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा काम फर्जी तरीका है, इसको स्किप करो। हम लोग दूसरे तरीके से क्रिएट करेंगे, जो आसान तरीका है, जो सबको समझ में आता है, और इसी तरीके से क्रिएट भी होता है। ठीक है। ओके। तो अब जब से मैं तो पहले एक इसमें क्या वही बात है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप को पहले उस मॉड्यूल को लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करो और फिर चला लो। तो अभी हम इनके द्वारा हम एनपीएक्स चलाएंगे, है ना, एनपीएम नहीं चलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर मैं इधर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और डी ड्राइव में, सॉरी, ओके, ई में एंड माई कोर्सेज एंड देयर आफ्टर रेपो में जाता हूँ, और एक मैं मतलब एक लेट्स से रिएक्ट में एक यहाँ पे मैं सी एम डी, ठीक है, यहाँ पे एन पी एक्स क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, ठीक है। ये वन टाइम के लिए, अगर तुम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है तो दो स्टेप में जाएगा। पहले स्टेप में जाएगा क्या, npm install create react app, and then you guys can run directly as well this one। ठीक है। अब बस जल्दी से खत्म होने वाली है अपनी क्लास, 10 मिनट बाकी है, तो जस्ट इसको अगर हम लोग डेमो लिखते हैं, लेट से हम डेमो, या लिख दो कि भाई आज क्या तारीख है, 17 जून, ठीक है। इस नाम से बना देते हैं, आज देखते हैं ये बनाती है कि नहीं बनाता है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा, ओके, नेमिंग रिजेक्शन शायद न्यूमेरिक नहीं कर सकता हूँ, तो इट्स ओके। हमने कहा डेमो, डेमो एंड जून, ठीक है। look say is start downloading the dependencies and all those things, okay, and let's see इंस्टॉल React.js। अगर तुम लोग को नॉर्मली करना है तो इसमें क्या कर सकते हो भाई, सबसे पहले क्या करोगे, npm install हाइफन जी का मतलब होता है ग्लोबल, यानी अपने कंप्यूटर के टोटल कंप्यूटर के लेवल पे तुम लोग इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग सीधे कमांड चला सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम होगा वो, ठीक है। और देखो, वी कैन कंबाइन above टू स्टेप इन टू द सिंगल कमांड यूजिंग npx। npx इज ए पैकेज रनर, ठीक है।
पैकेज रनर, ये npm यानी नोट पैकेज मैनेजर टूल नहीं, ये एग्जीक्यूटर है, ये सीधे रन करता है और npm इसके अबव वर्जन पे आता है। तो npx ये चीजें कर लगते हो, और कुछ नहीं, हम तुम लोग को चला के जल्दी से दिखा देते हैं, और फिर इसके बाद जो इसके अंदर की फाइल्स हैं उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तब तक के जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, अरे मुझे लग रहा है नाम ही गड़बड़ हो रहा है, लेट्स से डेमो ही लग देते हैं, सिंपल। कैपिटल लेटर यूज मत करिए। हाँ मुझे लग रहा है दैट्स द सेम थिंग, कैपिटल लेटर की वजह से नहीं हो रहा है। और देखोगे अगर तुमने जैसे बैकएंड में जाके फोल्डर देखो, यहाँ पे देखो एक डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है, अभी तो कुछ आया नहीं इसमें, आइटम नहीं आया, अभी आ रहा है। तब तक फाइलों के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या बनेगा अंदर, ठीक है। इसके अंदर बनेगा एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर। इट कंटेन्स द रिएक्ट लाइब्रेरी एंड एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, यानी जितनी भी अलग से जो लाइब्रेरीज इसमें आएंगी, यानी जो डाउनलोड होंगी या जितनी भी डिपेंडेंसी रहेगी इसी फोल्डर के अंदर रहेगी। एक फोल्डर होगा पब्लिक, it holds the public asset of the application. It contains the index.html where the React will mount the application by default in a div id root tag. ये एक पब्लिक, मतलब इसमें ही तुम्हारी index.html होगी, जो सबसे पहले रूट फाइल होती है यहीं पे होगी, और इसके अंदर ही के अंदर एक तुम एक टैग पाओगे जिसका अंदर होगा डिव आईडी टैग करके हम लोग होगा ना। तो वहीं को अब तुम्हारी एप्लीकेशन, यानी जो अपना जो भी कोड जनरेट करता है रिएक्ट पूरा, तो पूरा इसी के डिव के अंदर घुसेड़ देता है जाके, ठीक है। इट कंटेन्स द सोर्स के अंदर क्या होगा, इट कंटेन्स द ऐप, यानी तुम्हारा एक डिफॉल्ट बेसिक कंपोनेंट ये बना के देता है, ठीक है। और इसका क्या, इट कंटेन्स द ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जी एस एस, ऐप टेस्ट डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, सर्विस वर्कर. Here is the app.js is always responsible for displaying the output in the screen. जो app.js होता है ये प्रथम तुम लोग का कंपोनेंट होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि एक इसमें एक और फाइल बनती है जिसका नाम होता है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन. It generates automatically for any operation when npm package modifies either the node module tree or the package JSON. जब भी कभी मॉडिफाई होती है तो ये फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इट कैन नॉट बी पब्लिश्ड, ये कभी भी सर्वर पे नहीं भेजी जाती है। इट विल बी इग्नोर्ड इफ इट इज फाइंड, ये हमेशा इग्नोर कर दी जाती है, इसकी कोई वरीयता नहीं है। एनी अदर प्लेसेस रादर देन द टॉप लेवल पैकेज, बाकी कहीं पे भी इग्नोर कर दी जाएगी अगर टॉप लेवल पैकेज पे नहीं मिलेगी तो, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन क्या है, ये सारी कुछ नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन रखेगा। इट होल्ड्स द वेरियस मेटा डेटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. इट गिवन द इंफॉर्मेशन टू npm which allows to identify the project as well as handle the project's dependencies, ठीक है। एंड रिएक्ट एनवायरनमेंट सेटअप, ये सब चीजें कुछ नहीं है। नाउ द ओपन द app.js, मेक द सम चेंजेस एंड विल डेफिनेटली गो थ्रू, ओके। बस अभी भी इंस्टॉल हो रहा है तो फिर पढ़ ही लेते हैं इसको क्या लिखा है। Okay, now okay, make the changes that you want to deploy in the screen. After making the discard the changes to the save, as soon as we save the file, webpack recompile. Actually जो इसमें compiler यूज होता है, यानी जो मैनेजर होता है वो webpack के नाम से होता है। The page will refresh automatically and the changes are reflected on the browser screen. Now we can create many components as we want. Import the newly created component inside the app.js. वो जितने भी नए नए छोटे छोटे कंपोनेंट बनाओगे उसको इंपोर्ट करोगे, that file will be included in our index.html file after compiling by webpack. The next, if we want to make the project for the production mode, okay, अगर हम अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन मोड के लिए बनाना चाहते हैं तो टाइप द फॉलोइंग कमांड,
ये कमांड, फॉलोइंग कमांड हम लोग npm build चलाते हैं. दिस कमांड विल जनरेट द प्रोडक्शन बिल्ड विच विल बी ऑप्टिमाइज्ड. अगर जो हम लोग नॉर्मल चलाते हैं वो प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हम लोग बिल्ड चलाते हैं. ठीक है, वेट करते हैं कि ये चल जाए. आई होप 2 मिनट्स बाकी हैं. Yep. Yeah. Yeah. Yes. Yes. No, no, no. It's a well bonding between me and my manager. Yes, I did. Okay. Please rejoin again if the call disconnected. I'll just wanted to cover this section at least. If it were already installed, it was not taking that much of time. Manpreet, if you have given me earlier, it won't be happen. Sorry, sir. Okay. I'm not sure that one is going also in 40 minutes or not. Let's see. I just wanted to show this thing. भैया बाहर